Go. Hello students, on behalf of Dronacharya Academy, I Ashok Mirpuri welcome you all to this detailed video lecture solution of social science. I am English and SS teacher in Dronacharya Academy since 2016. Started in 2007, Dronacharya Academy has been focused in providing quality education and practical skills to the students of classes 8 to 12. As our tagline suggests, we have been able to ensure success as a heritage for our students year after year. This has been possible because of our highly experienced and professional team which works very hard. मुझे आज ये बताने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि we have the lowest dropout ratio. एक बार कोई स्टूडेंट हमारे क्लास में आ जाता है 8th या 9th स्टैंडर्ड में, इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो 12th स्टैंडर्ड तक कंटिन्यू करता ही है. सो इफ यू और एनीवन एल्स इन योर सर्कल इज लुकिंग फॉर एनी कोचिंग ऑप्शंस, डू कंसीडर अस एज एन वायबल ऑप्शन एंड विजिट एनी ऑफ आवर ब्रांचेस. हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सॉल्यूशन. So the first question that we have is, write about some exemplary women in spreading print culture in India during the 19th century. Now students, we all know this question from the chapter print culture. There were so many innovations in the world of print and कितनी सारी books publish हो रही थी. तो एक चीज तो आती है सोशल रिफॉर्मेशंस. ठीक है, सोशल रिफॉर्मेशंस की वजह से हमारे कंट्री के अंदर एक जागरूकता आती है. मतलब जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे जैसे राजा राम मोहन रॉय वगैरह, ठीक है, दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन. लिबरल हस्बैंड्स, लिबरल फादर्स स्टार्टेड सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, सोशल रिफॉर्मेशंस. स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं. We at Dronacharya Academy do not focus only on mugging the concepts. We actually want the students to write answers on their own. So I will be giving you the key points to the solution, but I won't give you the total answer. I will give you the explanation. You are supposed to frame the answers on your own. So पहला पॉइंट हो गया सोशल रिफॉर्मेशंस का, जिसमें आप राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे का नाम लिख सकते हैं. सेकेंड पॉइंट आएगा कि कुछ वुमेन जो थी जैसे कि कैलाश वासनी देवी, पंडिता रमाबाई, ठीक है, इन्होंने अपने ऑर्थोडॉक्स कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा. ये जो प्रिंट कल्चर में ये बुक्स सर्कुलेट हुई और इनकी वजह से भी वुमेन का रोल प्रिंट कल्चर में इंक्रीज होता दिखता है. नाउ मेंशन एनी टू एस्पेक्ट्स ऑफ ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी. अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब एक के बाद एक जनरेशन में कैसे मोबिलिटी चेंज होती है. अब आज के टाइम पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास मोबिलिटी है, दैट इज इंटर जनरेशनल मोबिलिटी. ठीक है, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी का मतलब जो एक जनरेशन में जो बाप दादा कुछ बिजनेस करते हैं वो दूसरा जनरेशन भी कंटिन्यू करता है. लेकिन स्टूडेंट्स एक टाइम पे ऐसा था कि ये कास्ट बेस्ड होता था. ठीक है, जनरेशन के हिसाब से नहीं. आज के टाइम पे ऐसा है, सपोज मैं टीचर हूं, मैं अपना कोचिंग चालू करूं, मेरा लड़का फिर वही कोचिंग कंटिन्यू करे, लेकिन ये चीजें मेरे सरनेम से रिलेटेड नहीं होती. कास्टिज्म बेस्ड मोबिलिटी में ऐसा होता है कि कंटिन्यूअसली कास्ट में जो सेम सरनेम होती है, जैसे कि सुथार हो, मिस्त्री हो या कोई और सरनेम हो, तो वो सेम टू सेम ऑक्यूपेशन कंटिन्यू रहता है जो उनके फर्स्ट जनरेशन में किया हो. सो सेकंड जो आएगा इसमें, दैट इज कास्ट बेस्ड मोबिलिटी. नाउ क्वेश्चन 3,
एक्सप्लेन एनी 2 रिफॉर्म्स इनिशिएटेड टेक्नोलॉजिकली बाय इंडियन गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चर। अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे इसमें रिफॉर्म्स के बारे में आप लिख सकते हो। आप सबसे पहली चीज आप इरिगेशन सिस्टम्स जैसे कि ड्रिप इरिगेशन है, राइट, फिर इसके अलावा मोनोब्लॉक्स है, सबमर्सिबल पंप्स है, राइट, इसके अलावा मैकेनाइजेशन दैट इज ट्रैक्टर्स, ओके, राइट, हार्वेस्टर्स, ये सब के बारे में आप कोई भी 2 पॉइंट्स आप इस आंसर में बना के लिख सकते हो। ऑल्सो यू कैन राइट अबाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑल्सो इफ यू वांट। फोर्थ है, हाउ डिड द सीरीज ऑफ इन्वेंशन इन द 18th सेंचुरी इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, 18th सेंचुरी से पहले क्या होता था, वर्कर्स जो होते थे वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते थे। 18th सेंचुरी के बाद ऑल दीज वर्कर्स केम अंडर वन रूफ। सो द फर्स्ट पॉइंट हियर विल बी वर्कर्स वर्कड अंडर वन फैक्ट्री, राइट। सो reduced rest time and enhanced supervision, ठीक है, सुपरविजन ज्यादा होने लगा वर्कर्स के ऊपर और उनका जो आउटपुट था वो और ज्यादा होने लगा। फिफ्थ है, एनालाइज द रोल ऑफ एजुकेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन टर्शियरी सेक्टर इन द इकोनॉमी। नाउ स्टूडेंट्स, टर्शियरी सेक्टर आप जानते ही हो, इट इज द सर्विस सेक्टर। इसमें ज्यादातर ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, इंश्योरेंस है। ऑल दिस रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, राइट। तो अगर किसी को भी टर्शियरी सेक्टर में आना हो, उसको एजुकेशन लेना इज वेरी नेसेसरी, राइट। सो यहाँ पे हमारे इंडिया में खास करके 1980s के बाद tertiary sector became more important. So high levels, increased literacy levels, and second है इसमें institutes of higher learning जैसे कि IIM है, IITs है, ये सब की वजह से स्टूडेंट्स टर्शियरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। तो इनका भी एक रोल रहा है टर्शियरी सेक्टर और उसके जीडीपी को बढ़ाने में। नेक्स्ट इज मेंशन डिफरेंट वेज इन विच वुमेन आर सब्जेक्ट टू सब्जुगेशन एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ वर्क। स्टूडेंट्स, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि हमारे पेट्रियार्चल सोसाइटी यानी फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली वाला सोसाइटी जो है, उसमें वुमेन को सिर्फ माना जाता है कि ये तो बस डोमेस्टिक वर्क के लिए बनी है, ये बाहर का काम कहाँ कर सकती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ वर्क। भाई वुमेन अगर कहीं पे बाहर का काम करती भी है तो भी ऐसा माना जाता है कि घर का काम तो इनको करना ही पड़ेगा। जेंट्स 8 घंटे का काम करके घर पे आके सिर्फ IPL देखे चलता है, लेकिन वुमेन अगर जॉब करती है उसके बाद भी घर पे आके बच्चों का देखभाल करना, उनके लिए नाश्ता खाना, एल्डर्स की दवाई, ये सब वुमेन के वर्क को ही समझा जाता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ वर्क। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो सबसे पहली पॉइंट आता है यहाँ पे कि एक तो डोमेस्टिक लेबर इज फोर्स्ड ऑन वुमेन, और दूसरा एक पॉइंट आता है कि इसी की वजह से वुमेन को घर में डिसीजन मेकिंग राइट्स नहीं होते। सो डिसीजन मेकिंग राइट्स आर मोस्टली contained with men. सेवेंथ है, सजेस्ट
any two ways to create more employment in the rural sector. अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज तो रूरल एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट नीड्स टू गिव क्रेडिट फैसिलिटीज। ठीक है, फार्मर्स को जितना चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट मिलेगा उतना रूरल एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा जीडीपी ग्रोथ होगा, और साथ में जो फार्मर है अगर उसका इनकम बढ़ेगा तो वो दूसरे फार्मर्स को भी एम्प्लॉयमेंट देगा। सो फर्स्ट इज दैट वी कैन कंसीडर इज incentives to farmers and also we can say cheap and affordable credit, बराबर। और इसके अंदर हम एक सेकेंड पॉइंट ऐड कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट। सो एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। इससे क्या होगा, जो लोग नॉन फार्म लेबर में काम करते हैं, मतलब जिसका खुद का खेतर नहीं है, उसके अंदर वो काम करता है किसी और के खेतर में, उसको भी एक इंसेंटिव होगा कि वो इंडस्ट्री में जाके काम करे। इंडस्ट्री में उसको ज्यादा पैसे मिलने की उम्मीद होती है और एग्रीकल्चर में लेबर के ऊपर थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है। Students, I am going to rub this now. So if any one of you wants to take a screenshot of this, kindly pause the video and take the screenshot. Now, eighth is energy saved is energy produced. Support the statement with two arguments. अब देखिए स्टूडेंट्स, एनर्जी सेव करने का जहाँ तक सवाल आता है तो देखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ पे एनर्जी को सेव करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है, जैसे कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजीज, ठीक है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहली चीज तो कन्वर्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो जितना हम रिन्यूएबल एनर्जी पे हम कन्वर्ट हो जाएंगे उतना हम पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, इन सब जो एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उन सब के ऊपर हमारा जो डिपेंडेंसी है वो कम होता जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, यूज exhaustible resources judiciously। judiciously का मतलब होता है कि इनको केयरफुली यूज करना, बहुत ही आराम से यूज करना, ताकि एक साथ ये पूरे के पूरे खत्म ना हो जाए, ठीक है। उतना ही यूज करना चाहिए इन रिसोर्सेज का जितने की जरूरत है और जितने से हमारा काम हो सकता है। ओवर यूज करने से स्टूडेंट्स किसी भी तरह का रिसोर्स का वेस्टेज हो जाता है। So next is, why did non-cooperation movement slow down in towns and cities? Students, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट किया था, ये मूवमेंट बहुत जोरों से चला था, लेकिन ग्रेजुअली इस मूवमेंट में मोमेंटम लूज कर गया। उसके रीजंस हमें लिखने हैं। सो दिस कैन बी आंसर्ड इन 3 डिफरेंट पॉइंट्स। सबसे पहली चीज थी स्टूडेंट्स कि खादी क्लोथ वाज एक्सपेंसिव। Khadi was expensive, so not everyone can afford to wear khadi cloth। इसके सामने जो मिल मेड क्लोथ था वो चीप था। सेकेंड है इसमें स्टूडेंट्स अनअवेलेबिलिटी
ऑल्टरनेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। एंड थर्ड इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स है ये दोनों थोड़े बहुत रिलेटेड है, सो आई एम जस्ट राइटिंग देम वन आफ्टर द अदर। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इंडिया में नहीं थे। मान लो चलो गांधी जी ने बोल दिया कि भाई स्टूडेंट्स जो है, टीचर्स है, वो ब्रिटिश स्कूल्स में पढ़ाना छोड़ दे, स्टूडेंट्स ब्रिटिश स्कूल में जाना छोड़ दे, चलिए बराबर है। लेकिन उसके सामने क्या इंडिया में नेशनल स्कूल्स थे? बहुत कम थे, ना के बराबर थे। तो उस केस में क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, पेरेंट्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि बच्चा चलो जोश में आके स्कूल जाना बंद कर दिया, लेकिन अब 6 महीने 7 महीने बाद पेरेंट्स को ऐसा लगेगा कि यार आजादी जब मिलेगी तब मिलेगी, बच्चा कब तक घर पे बैठा रहेगा? क्या बच्चे को क्या, अगर आजादी मान लो ये सब करने के बाद भी नहीं मिली, बच्चे को अनएजुकेटेड छोड़ दे, राइट? सो दे स्टार्टेड सेंडिंग देयर स्टूडेंट्स बैक टू द स्कूल। इन द सेम वे जो टीचर्स थे, लॉयर्स थे, इनिशियली दे वर एंथुसियास्टिक कि भाई चलो नौकरी छोड़ दी ब्रिटिशर्स की, लेकिन फिर इंडिया में ब्रिटिश सिस्टम ही चलता था जुडिशरी में, कोई इंडियन कोर्ट्स तो थे नहीं, तो कहां जाते लोग, राइट? सो दे स्टार्टेड रिज्यूमिंग देयर ओल्ड जॉब्स अगेन। Civil disobedience movement did not attract any poor but also the rich class। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, जो रिच क्लास है वो क्यों अट्रैक्ट हुआ इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? उसका एक बहुत अच्छा कारण है स्टूडेंट्स कि इंडिया में उस टाइम पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैसे कि पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जीडी बिरला, ये सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दे वर कीन ऑन एक्सपांडिंग देयर बिजनेस आउटसाइड द कंट्री। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ब्रिटिशर्स ने मोनोपोली राइट लगा के रखा था सिर्फ अपने बिजनेसेस के ऊपर। दैट मींस इंडियन बिजनेसेस वर नॉट अलाउड टू एक्सपांड। तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स इन बिजनेसेस को लॉसेस होते थे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट्स का स्कोप बहुत लिमिटेड हो जाता था, क्योंकि एक तो इंडियन मार्केट में भी ब्रिटिश गुड्स, ऊपर से इंडियन मार्केट बाहर हम गुड्स बेच नहीं सकते, तो इसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस। तो दे स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद द होप कि अगर इंडिया को इस मूवमेंट से इंडिपेंडेंस मिल जाए तो ब्रिटिश सरकार की जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाए और ये अपने बिजनेस को बाहर भी फैला सकते हैं। So we can state the 3 reasons here. First thing is willingness to expand. Second है scope in the Indian market was limited, and third they did not like the monopoly policy of British, right? ये 3 reasons है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हाउ इज रिसोर्स प्लानिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, रिसोर्सेस जो होते हैं दे आर लिमिटेड, राइट? कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां सारे रिसोर्स हो, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां एक भी रिसोर्स ना हो। सो रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसमें क्या होता है, हमें एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से इनको पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है। सो रिसोर्स कंजर्वेशन की जब बात आती है तो सबसे पहली चीज होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिसोर्स। इसको हम आइडेंटिफिकेशन एंड मैपिंग कहते हैं। यही काम स्टूडेंट्स जियोग्राफिस्ट करते हैं, इसीलिए हमारे सब्जेक्ट का नाम जियोग्राफी होता है। जियोग्राफी का मतलब जियो और ग्राफ मतलब मैपिंग। तो मैपिंग ऑफ द अर्थ इज डन इन जियोग्राफी, इसीलिए ज्यादातर ज्योग्राफी के अंदर मैप वर्क आता है, राइट? तो सबसे पहला स्टेज है रिसोर्स कंजर्वेशन का आइडेंटिफिकेशन एंड मैपिंग। सेकंड है चेकिंग फॉर टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी सही हो तो ही रिसोर्स को हम निकाल पाएंगे। कई बार ऐसा होता है रिसोर्स तो होता है लेकिन उसको निकालने के लिए, ड्रिल आउट करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं होती है, तो देन इट इज फ्यूटाइल, यू कैन नॉट टेक आउट द रिसोर्स। थर्ड, मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट विथ नेशनल डेवलपमेंट। कंट्री का जब तक प्रोग्रेस नहीं होता तब तक रिसोर्स निकालना किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम रिसोर्स को निकाल रहे हैं, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसके साथ नेशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। अगर नेशनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो रिसोर्स डेवलपमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। सो दिस इज व्हाई दिस एंटायर प्रोसेस बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स। ऐसे सुनने में बहुत आसान लगता है कि चलो रिसोर्स मिला, वहां से ढूंढा, वहां से टेक्नोलॉजी ली, निकाल दिया, यूज किया, देश की प्रगति हो गई। बट एक्चुअली इट रिक्वायर्स अ होल लॉट ऑफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स टू एग्जीक्यूट दिस काइंड ऑफ प्लान्स। Now next is globalization and competition among producers have been of advantage to consumers. अब देखिए स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या हुए हैं। तो सबसे पहला तो एडवांटेज खास करके वेल ऑफ कंज्यूमर्स के लिए वैरायटी। तो वैरायटी और वेल ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। जो रिच क्लास के कंज्यूमर्स है या जो अपर मिडिल क्लास के कंज्यूमर्स है उनको कार्ड्स में वैरायटी देखने को मिल रही है। पहले कैसा होता था जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था, बिफोर 1991 खाली फियाट एम्बेसडर देखने को मिलती थी। आज के टाइम पे यू हैव टाटा, यू हैव हुंडई, यू हैव फोर्ड, यू हैव डिफरेंट टाइप ब्रांड्स ऑफ कार्स लाइक पोर्शे एंड ऑल सच थिंग्स इन इंडियन मार्केट्स। तो ये वैरायटी जो है ये वेल ऑफ बायर्स को देखने को मिलती है। इवन इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग, हाँ पहले ऐसा होता था कि 1991 के पहले हमें कपड़ा खरीदना होता था और फिर हम दर्जी के पास जाके, टेलर के पास जाके सिलाई करवा के कपड़े पहनते थे। अभी आप किसी भी शोरूम में चले जाओ, पीटर इंग्लैंड, टॉमी हिलफाइगर, लेविस, वुडलैंड्स, एंड यू गेट ब्रांडेड क्लोथ्स, राइट। सो देयर इज अ वैरायटी। नाउ सेकंड थिंग, technology advantage for large companies। बहुत सारे इंडियन कंपनीज को एडवांटेज मिला है, वो एक्सपांड कर चुके हैं, जैसे कि विप्रो है, इन्फोसिस है, रिलायंस है, टाटा है। ये सब एक्सपांड क्यों कर पाए हैं? बिकॉज इनको फॉरेन टेक्नोलॉजी का एडवांटेज मिला है। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, सिर्फ फॉरेन के गुड्स इंडिया में नहीं आते हैं, फॉरेन की टेक्नोलॉजी भी आती है, उनका इन्वेस्टमेंट, उनका पैसा भी आता है। उसकी वजह से भी हमारे इंडियन कंपनीज को ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं और वो ज्यादा बड़ी कंपनीज बन चुकी है। तीसरी चीज है स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्लोबलाइजेशन से इंटरकनेक्टेडनेस हुआ है मार्केट्स का, ठीक है। मतलब हमारे जो इंडिया के जैसे कि कश्मीरी एप्पल्स है वो आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं, पहले सिर्फ इंडिया में बिकते थे, अब आउट ऑफ इंडिया भी हमारे पेटेंट वाले प्रोडक्ट्स बिकते हैं, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। सो दिस इज ऑल्सो इंश्योरिंग ग्रेटर प्रॉफिट्स फॉर दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। Now next is globalization and competition among producers. Okay, sorry, I am sorry, this has been already done. Next is what is gross domestic product and why are only some goods and services produced but not included. अब देखिए स्टूडेंट्स, जीडीपी किसको कहते हैं? तो जीडीपी का मतलब ही होता है फाइनल वैल्यू ऑफ goods
and services produced across all sectors. ठीक है, तो जीडीपी जो है ये प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शियरी सेक्टर हो, तीनों सेक्टर्स को एड अप करते हैं सारे गुड्स एंड सर्विसेज के फाइनल वैल्यूज को, तो हमें जीडीपी मिलता है। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें एक फार्मर ने वीट ग्रो किया, अब वो वीट उसने बेचा ट्रांसपोर्टर को, ट्रांसपोर्टर ने बेचा फैक्ट्री को, फैक्ट्री ने उसमें से बिस्किट्स बनाए, बिस्किट्स को बेचा गया होलसेलर को, फिर रिटेलर को और फिर कंज्यूमर को। तो सभी का बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस अलग होगा, लेकिन फाइनल कंज्यूमर को जो प्राइस मिला है सिर्फ वही काउंट होगा, क्योंकि जो फाइनल प्राइस है बिस्किट का उसमें फार्मर का एफर्ट, होलसेलर, ट्रांसपोर्टर का डीजल और ड्राइवर का जो सैलरी है वो, और साथ साथ में फैक्ट्री का प्रोडक्शन प्रोसेस का कॉस्ट, ये सब ऑलरेडी उस बिस्किट के प्राइस में इंक्लूड हो चुके हैं। तो अगर हम इनको फिर से रिपीट करेंगे तो उससे जीडीपी इनकरेक्ट वैल्यू हो जाएगा, बिकॉज वी विल बी काउंटिंग सेम थिंग मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। सो इसीलिए सिर्फ फाइनल गुड्स आर काउंटेड, राइट? सो काउंटिंग intermediate goods results in false calculation. Secondly, intermediate goods are used up in process ऑफ फाइनल गुड्स, तो इसीलिए भी उनको गिनना एडवाइजेबल नहीं रहता है। ओके, नाउ एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर को खास करके तीन चीजों में डेवलपमेंट करना पड़ता है। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है हेल्थ केयर, तीसरा है एजुकेशन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर गवर्नमेंट इन तीन चीजों को चीपली प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक है, तो लोग बाकी सारा जो प्रोग्रेस आप देखते हो वो नहीं हो पाएगा। आप इमेजिन कीजिए कि गवर्नमेंट जो है वो स्कूल्स को ग्रांट देना ही बंद कर दे, तो सारे स्कूल्स प्राइवेट हो जाएंगे। इंडिया के इतने सारे लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उनके बच्चे स्कूल अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो आधा देश जो है वो, इनफैक्ट आधे से ज्यादा, क्योंकि जो ग्रांटेड स्कूल्स है उनमें भी फीस कम होती है, अगर ग्रांट देना बंद कर देंगे वो स्कूल्स भी प्राइवेट जैसे फीस लेंगे। सो अल्टीमेटली जो लोअर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास है वो भी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सेकेंडली हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में गवर्नमेंट इज रनिंग हॉस्पिटल्स, जनरल हॉस्पिटल्स जैसे कि सिविल हॉस्पिटल है, बीएस हॉस्पिटल है। अगर ये सारे हॉस्पिटल्स प्राइवेट हो जाए तो पुअर पीपल, मिडिल क्लास पीपल विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड हेल्थ केयर ट्रीटमेंट, सो गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड देम एट अ लो कॉस्ट। थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रोड्स है, रेलवेज है। अगर ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी तो कोई प्राइवेट कंपनी इनको प्रॉफिट में नहीं चला पाएगी, गवर्नमेंट इनको लॉस में चला लेगी। उसका एक रीजन है, बिकॉज गवर्नमेंट हैज गॉट द सोर्सेज ऑफ टैक्सेस। मान लीजिए गवर्नमेंट को रेलवेज में लॉस होता है, लेकिन सामने इनकम टैक्स से प्रॉफिट होता है, तो गवर्नमेंट रेलवेज के लॉस को ऑफसेट कर देगी अपने इनकम टैक्स के प्रॉफिट से, राइट? बीआरटीएस के लॉस को ऑफसेट कर सकते हैं दूसरे किसी टैक्स लगा के, लेकिन यही काम किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जाए तो प्राइवेट कंपनी अगर बीआरटीएस चलाएगी लॉस में, तो उनको 2-3 साल में तो धंधा बंद कर देना पड़ेगा। हाँ, रेलवेज बंद हो जाएंगे अगर प्राइवेटाइज हो गए तो। सो सर्टेन थिंग्स हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक सेक्टर ओनली। सो आई विल जस्ट से 3 points here. First is education, especially public schools that need to be supported by the government. Second is healthcare in the form of general hospitals. And third, infrastructure like roads, railways, dams,
So these are the things which the public sector has to provide. Now students, I am going to again rub this board. So kindly pause the video and take the screenshot. Now question 15, democracy may not be a perfect solution but still it produces accountable, responsive and legitimate government. अब देखिए स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी में परफेक्ट सॉल्यूशन क्यों नहीं है, ये स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी रखने से कि भाई वुमेन सेफ हो जाती है, डेमोक्रेसी रखने से कभी कोई क्राइम नहीं होगा, डेमोक्रेसी रखने से कभी देश में कोई अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा या एजुकेशन एकदम 100% हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी से कुछ चीजें इंश्योर होती है। सबसे पहली चीज जो डेमोक्रेसी इंश्योर करती है दैट इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब होता है जो रिस्पॉन्ड करे टू द नीड्स ऑफ द पीपल। ठीक है, राइट टाइम पे जिसको हम अकाउंटेबल ठहरा पाए, ठीक है, ये गवर्नमेंट का काम होता है कि लोगों के नीड्स के हिसाब से वो काम करे। अगर कोई सरकार लोगों के नीड्स के हिसाब से काम नहीं करती, लोग और मीडिया उसको अकाउंटेबल ठहराते हैं और उसको समय रहते अपनी गलती सुधारनी पड़ती है, नहीं तो अगले इलेक्शन में वो वोट आउट हो जाता है। सेकेंड थिंग इज रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि स्टैंड बाय द पीपल इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, आप एक चीज देखोगे, जब भी इंडिया में अर्थक्वेक हुआ, एक बार इंडिया में सुनामी आया या 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, कोविड क्राइसिस हुआ, चाहे गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की हो, उन्होंने हमेशा लोगों की मदद की। क्यों? बिकॉज इट वॉज अ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में स्टूडेंट्स लाख बुराइयां हो, लेकिन सबसे बड़ी अच्छाई जो डेमोक्रेसी की है वो यही है कि लीडर्स जो होते हैं वो क्राइसिस के टाइम पे लोगों के साथ खड़े होते हैं। थर्ड थिंग इज लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब है इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। ठीक है, कोई बाहर का इंसान आके सरकार में नहीं बैठता है। आज के टाइम पे दिल्ली में या गुजरात में या कहीं पर भी कोई भी सरकार अगर है तो वो लेजिटिमेट है। ठीक है, कोई भी आज के टाइम पे उंगली उठाए सरकार के ऊपर कि आपने कुछ गलत किया है, तो सरकार ज्यादातर यही जवाब देती है कि भाई अगर हम इतने ही गलत है तो लोगों ने तो हमको ही जिताया है, राइट। सो वो ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज दैट इज द ट्रुथ। इट इज द पीपल हु हैव एम्पावर्ड देम टू सिट देयर एंड रिप्रेजेंट द पीपल। सो इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ लेजिटिमेट। Now 16th is why do people prefer to work in the organized sector? अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से लोग इनमें काम करना पसंद करते हैं। सबसे पहली चीज है जॉब सिक्योरिटी, राइट। आपका जॉब जो है वो सिक्योर्ड होता है इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे कि हम लोग यहाँ पे द्रोणाचार्य एकेडमी में कंसिस्टेंटली इतने सालों तक सेम फैकल्टीज रहते हैं, हम भी ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। सो वी आर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। भले हमारा क्लासेस प्राइवेट है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे सेट किए हुए हैं कि हम ऐसे
ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कवर होते हैं। सेकेंड है यहाँ पे पेड लीव्स। हम अगर कोई छुट्टी मारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो उसको छुट्टी के पैसे काटे नहीं जाते, ठीक है। आपके घर के सर्वेंट की तरह नहीं कि भाई 2 दिन काम पे नहीं आया तो आपने 2 दिन का पगार काट दिया, ऐसा ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होता है। पूरे साल का जो सैलरी फिक्स होता है वो मंथली बेसिस पर रेगुलरली दिया जाता है, चाहे छुट्टियां मारी हो या ना। थर्ड थिंग, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो होते हैं ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का एक और रीजन होता है कि जब तक इंसान काम कर रहा है तब तक तो पैसे कमाता ही है, रिटायरमेंट के बाद भी उसको पैसे कंपनी की तरफ से मिलते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेच्युटी और पेंशन प्लान्स और व्हाटसोएवर वे। तो इन रीजंस की वजह से फाइनेंशियल प्लानिंग करना ऑर्गेनाइज्ड जॉब्स में ज्यादा इजी होता है और इसकी वजह से लोग इनमें जाना चाहते हैं। Now next is students, describe the decision taken after the Battle of Waterloo in the Treaty of 1815. Students, Treaty of 1815 जो है इसको हम कहते हैं Treaty of Vienna। ठीक है, अब ये Treaty of Vienna साइन हो गई थी 1815 में। अब इसके 3 प्रोविजंस थे। सबसे पहला इसमें प्रोविजन था कि फ्रेंच एक्सपांशन को रोकना जरूरी था। तो सबसे पहले तो नेपोलियन जो मारा गया उसकी जगह पे जो पुरानी बोर्बन डायनेस्टी मतलब जिसमें लुइस द 16 था, राइट, उस लुइस द 16 की डायनेस्टी का अब जो अगला वारिसदार था लुई फिलिप, उसको रीइंस्टेट किया गया फ्रांस के थ्रोन पे। तो लुइस फिलिप ऑफ बोर्बन डायनेस्टी ये मेड रूलर ऑफ फ्रांस। ठीक है, अब इसके अलावा स्टूडेंट्स फ्रांस के ऊपर हैवी वॉर फाइन इंडेमनिटीज लगाई गई और इसके अलावा इनके बॉर्डर्स को अलग अलग कंट्रीज को दिया गया। ठीक है, तो रीजन्स along the border were given to allies who had defeated Napoleon, right? स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप इसमें थोड़ा सा हैवी वॉर फाइन्स लगाना फ्रांस के ऊपर, उनका डीमिलिटराइजेशन करना, ये भी आप एक पॉइंट इसमें लिख सकते हो। ओके, now coming to the next question, that is question 18. Describe the economic hardships faced by the continent of Europe in 1830s. Students, आज के टाइम पे जो हम इकोनॉमिक हार्डशिप्स देखते हैं ना 1830s के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है, नॉट इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन, राइट। 1830s के टाइम पे स्टूडेंट्स आपको मैं बताऊं यूरोप के कॉन्टिनेंट में एक से बढ़ के एक इंडस्ट्रियल इन्वेंशंस चल रहे थे। आपने पहले के सालों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ा है बिटवीन 1750 टू 1850, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो लोग पहले टाउन्स में या छोटे विलेजेस में काम करते थे अब वो सिटीज की तरफ आने लगे और इतना ज्यादा लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ स्टूडेंट्स, इसकी वजह से बहुत सारे डिजीज एपिडेमिक्स ये सब फैलने लगे। एक खास उस टाइम पे जो डिजीज फैली थी दैट वाज चिकन पॉक्स, जो ज्यादातर पहले कैटल के अंदर होता था। ये कैटल से ह्यूमंस में, फिर ह्यूमन से दूसरे ह्यूमंस के अंदर आने लगा एंड दिस स्प्रेड
like a wildfire in the cities. So students, here we can see, I will just tell you the points. The first thing that happened was large scale migration from rural to urban areas, right? अब उस टाइम पे जो अर्बन एरियाज थे स्टूडेंट्स, they were not like today's cities. हाँ, जैसे कि लंदन है, तो लंदन उस जमाने का सिर्फ थेम्स रिवर के आसपास का रीजन होता था, बहुत छोटा रीजन। हाँ, आज के टाइम के जो मैनचेस्टर, लीड्स है, वो उस टाइम पे गांव हुआ करते थे। तो वहां से जब लंदन सिटी में, मतलब एक बहुत छोटे से एरिया में बहुत लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लोग आ गए, राइट? सिर्फ सपने देख के, जैसे आज के टाइम पे हम इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में बॉम्बे क्या है? हम बोलते हैं कि भाई बॉम्बे माया नगरी है, बॉम्बे के अंदर बहुत सारे लोग सपने देखने आते हैं, लेकिन क्या सबका सपना बॉम्बे आके पूरा होता है? नहीं होता है। और जिनका सपना पूरा नहीं होता है, उनका क्या होता है? उनको धरावी जैसे स्लम्स में रहना होता है। और यही चीजें 1830 के यूरोप में होती थी। So slum areas increased rapidly, and because of that, the people in those areas suffered from various diseases. So these are the second and third points. Slums increased and diseases spread across the cities. So these are the points which you need to elaborate on. Now students, the next question. Analyze the benefits of using pipelines as a means of transport in India. Students, ये एक ऐसा टॉपिक है जो इस साल के और लास्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में इंट्रोड्यूस हुआ था। पहले हम लोग जब चैप्टर पढ़ाते थे तो पाइपलाइंस वाज नॉट इंक्लूडेड एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। ज्यादातर लोग उसको गिनते भी नहीं है एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। ज्यादातर लोग गिनते हैं कि भाई रोडवेज है, रेलवेज है, रोपवेज है, एयरवेज है, वाटरवेज है, बट pipelines are considered as a means of modern transport. Pipelines are necessary to nowadays because they are the safest means of transport for transporting the most dangerous of materials. Imagine कीजिए स्टूडेंट्स, एक टैंकर जिसके अंदर पेट्रोलियम या डीजल है, वो अगर एक से दूसरी जगह जा रहा है, कितना डेंजरस हो सकता है? उसका एक्सीडेंट हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। पाइपलाइन से ये बहुत स्मूथ होता है। पाइपलाइन से एक जगह से लिक्विड को डालो, दूसरी जगह पे पहुंच जाएगा। बीच बीच में पंप्स होते हैं, बीच बीच में मैनुअल्स होते हैं, तो मेंटेनेंस भी इजीली हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ट्रांसशिपमेंट लॉस है वो मिनिमाइज हो जाता है, राइट? सो पाइपलाइंस के ये कुछ एडवांटेजेस है which we have to write in this answer. So I will just write down some keywords. So first is best for liquids and gaseous products. Second, avoids transshipment losses. And third, which is most important, avoids disastrous consequences due to accidents. Okay, so you can elaborate on this. अब 20th है, examine the significance of trade for the Indian economy. Why is our currency depreciating due to the unfavorable aspects of trade? अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर का आंसर है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। इसमें ट्रेड के अंदर दो तरह के ट्रेड होते हैं, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पर हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड की। इंटरनेशनल ट्रेड में हम इंडिया से क्या बेचते हैं, दैट इज अवर एक्सपोर्ट। इंडिया में क्या हम खरीदते हैं, दैट इज इंपोर्ट। इंडिया से स्टूडेंट्स हम जो चीजें बेचते हैं, दैट इंक्लूड्स
chemicals which can be cheap as well as precious. We also export jewelry which is again precious. We export antique items which are precious. We also export agricultural products which are very cheap, right? Now what we are importing? We import engineering technology, ठीक है? जैसे कि बुलेट ट्रेन है तो उसका टेक्नोलॉजी जापान से इंडिया में लाया गया, ठीक है? अभी इंडिया में इंडिजीनियस प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, लेकिन ओरिजिनली द टेक्नोलॉजी वाज इंपोर्टेड फ्रॉम जापान एंड वी हैड टू पे अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, दैट इज आवर गवर्नमेंट हैड टू पे. सेकेंडली वी आर इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल. इंडिया में क्रूड ऑयल जहां जहां पर मिलता भी है उसमें से पेट्रोल और डीजल एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है? तो पेट्रोल और डीजल आर एंटायरली इंपोर्टेड विच इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है? सो इससे क्या होता है? अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस. अब जितना स्टूडेंट्स अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस होगा, मतलब कंसीडर इंडिया एंड यूएस. इंडिया अगर यूएस को एग्रीकल्चरल चीजें बेच रहा है जो चने के भाव जा रही है, वहां से खरीद रहा है एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो ट्रेड का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है. अमेरिका को फेवरेबल बैलेंस है, इंडिया को अनफेवरेबल बैलेंस है. इसकी वजह से जो इंडियन करेंसी है वो यूएस की करेंसी यानी डॉलर के सामने डेप्रिशिएट होती है, और ये जितना ज्यादा होगा उतना ये इफेक्ट पड़ेगा. सो दीज आर द रीजंस why our currency gets depreciated. So first thing that we are noting down here is international trade consists of imports and exports. Second thing, when exports are greater than imports, it results in favorable trade, and that results in appreciation of currency. जैसे कि डॉलर जो है उसकी वैल्यू रुपी के सामने बढ़ती जा रही है, एंड likewise when imports are greater than exports, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? अनफेवरेबल ट्रेड होगा, एंड दैट विल रिजल्ट इन डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, यानी रुपी की वैल्यू कम होती जाएगी. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रब दिस, so you can please take a screenshot. Now next is the role of SHGs in rural economy. तो सबसे पहले तो देखिए SHG का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, राइट? अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं? तो सबसे पहली चीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प borrowers to overcome problem of collateral. क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर जो हर महीने का कंट्रीब्यूशन होता है थोड़ा थोड़ा करके, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बड़ा बना देता है और उससे थोड़ा सा लोन हम खुद भी ले सकते हैं क्योंकि हमारा भी पैसा उसमें जमा है. सेकेंड,
banks are willing to accept self-help groups as collateral deposit। ठीक है, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने कोई अमाउंट इकट्ठा किया है तो बैंक्स भी उसको एक कोलेटरल डिपॉजिट की तरह एग्री हो जाती है। इससे फायदा ये होता है कि अगर किसी को थोड़ा सा उस ग्रुप से बड़ा लोन चाहिए, मेंबर्स नहीं मान रहे हो, तो उस अमाउंट को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में है उसको एज अ डिपॉजिट बैंक में रख के बैंक से लोन लिया जा सकता है, एंड दैट इंटरेस्ट विल बी अ लॉट लेस कंपेयर टू व्हाट द मनी लेंडर्स और प्राइवेट शॉप्स आर चार्जिंग। तीसरी चीज यहाँ पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेनली मेक वीकर sections, especially women and scheduled caste or scheduled tribes, strong and self-reliant। ठीक है, इनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ रिलायंट और स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एनी 5 इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स इन 1848। स्टूडेंट्स, 1848 का जो रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स हुआ था उसमें लिबरल्स वे टोटली अगेंस्ट मोनार्की। तो जो लुई द फिलिप जो बोर्बोन डायनेस्टी का किंग बना था उसको थ्रोन छोड़ना पड़ा। इसके साथ साथ 21 इयर्स ऑफ एज बिकेम द एज ऑफ राइट टू वोट। इसके अलावा नेशनल वर्कशॉप्स वेर सेटअप जिससे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। सो फर्स्ट थिंग, लुइस फिलिप had to abdicate the throne। Second thing, national workshops set up to reduce unemployment। Third, right to vote to all males above 21 years। Now next is what is the collateral and what is the main reason to prevent the poor from getting a loan from the bank। collateral स्टूडेंट्स वो एसेट होता है जिसको गिरवी रख के हम लोन ले सकते हैं। collateral अगर ना हो तो बैंक्स लोन नहीं देती है, क्योंकि बैंक्स को एक सेफ्टी कंसर्न होता है कि अगर ये पैसा खा गया तो, अगर इसने पैसे नहीं लौटाए तो आप जितने भी अमाउंट का लोन लेना चाहते हो आपको उस अमाउंट या उससे थोड़े ज्यादा अमाउंट का पहले कोलेट्रल बैंक को गिरवी रखना पड़ता है। कोलेट्रल गोल्ड हो सकता है, कोई एसेट हो सकता है जैसे कि गाड़ी हो गई, घर हो गया या जमीन हो गई। ठीक है, सो कोलेट्रल मीन्स any asset that a borrower is ready to mortgage in order to obtain a loan। ठीक है, अब अगर लोन नहीं मिल रहा है तो उसका मेन रीजन ऑफ नॉट गेटिंग अ लोन, तो सबसे पहला रीजन है एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल। ठीक है, अगर पुअर लोगों के पास कोलेट्रल होगा ही नहीं, किसी के पास मान लो जमीन भी नहीं है, जायदाद भी नहीं है, खुद का घर भी नहीं है, गोल्ड भी नहीं है, तो उसको बैंक से लोन नहीं मिल सकता। फिर उसको या तो फ्रेंड्स के पास, रिलेटिव के पास या फिर मनी लेंडर या प्राइवेट शॉप से लोन लेना पड़ता है। So absence of collateral is number one reason। Second is terms and conditions। कई बार terms and conditions इतनी खराब होती है
कि उनको एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल नहीं होता है, तो उस केस में भी आपको लोन नहीं मिल सकता है, राइट? सो यू कैन इलैबोरेट ऑन दिस. Now the last one is, why is Belgian model considered a system that violates concept of democracy to sustain democracy? अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, बेल्जियन मॉडल जो है उसके अंदर दो एक्चुअली 4 गवर्नमेंट्स है. एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे कैपिटल गवर्नमेंट, ठीक है. अब ये कैपिटल गवर्नमेंट जो है ये ब्रुसेल्स के लिए है. अब नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट्स कि जहां पर भी डेमोक्रेसी होती है रूल ऑफ मेजॉरिटी फॉलो होता है. मतलब अगर किसी कंट्री में किसी लिंग्विस्टिक ग्रुप या किसी रीजनल ग्रुप का ज्यादा मेजॉरिटी हो तो उसी ग्रुप की ज्यादातर एमपीज या एमएलएस वहां पर होते हैं. लेकिन बेल्जियम में स्पेशल लॉज पास किए गए ताकि इस रूल को वायोलेट किया जाए. इसीलिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि वायोलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. तो मेन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी की रूल ऑफ मेजॉरिटी वो बेल्जियम में वायोलेट किया गया. बेल्जियम में क्या किया गया, 50% डच और 50% फ्रेंच मिनिस्टर्स को रखा गया इन सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज इन द कैपिटल गवर्नमेंट, ठीक है. अब जो इनका रियल पॉपुलेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में डच जो है वो 59%, फ्रेंच 40%, कैपिटल गवर्नमेंट में फ्रेंच 80%, डच 20%. लेकिन दोनों को ही स्पेशल लॉज से ज्यादा इक्वल बनाने के लिए इस सिचुएशन को ये स्पेशल लॉज बना के लेजिस्लेशंस पास करके ये सिस्टम चलाया जा रहा है, ठीक है. इनके अलावा दूसरे 2 गवर्नमेंट्स हैं जो है स्टेट गवर्नमेंट जिनका काम है रीजन स्पेसिफिक वर्क करना, और कम्युनिटी गवर्नमेंट जिसका काम है लैंग्वेज बेस्ड एनहांसमेंट और प्रोजेक्ट्स करना. तो इन रीजंस की वजह से स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं कि बेल्जियम का मॉडल जो है उन्होंने वैसे तो देखा जाए तो डेमोक्रेसी को बेसिक रूल जो है कि रूल ऑफ मेजॉरिटी उसको वायोलेट किया. लेकिन जो लार्जर गोल है डेमोक्रेसी का कि सबको साथ में लेके चलो, कीप एवरीवन टुगेदर, लेट नो वन शुड बी लेफ्ट आउट, उस रूल को उन्होंने कायम रखा. So we can say ideally that the Belgium model violates democracy because of these 2 things, but it sustains democracy and maintains it among its people. So students, here we are at the end of this doubt solving lecture. I hope आपके सारे doubts और सारे आपके इसमें से वीडियो लेक्चर के अंदर से आपका ये कवर हो गया होगा solution. So all the best for your exams.